यूज़ की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज किए जा सकते हैं ऐसे ड्रग, वो सबसे पहले हम ड्रग इसमें देखेंगे थेरेप्यूटिकली यूज जो हो रहे हैं, वो कैसे थेरेप्यूटिकली यूज हो रहे हैं। एटॉनी ऑफ ब्लैडर एंड जीआईटी। जीआईटी अब हमने पता किया कि स्टाइलकोलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन पता है हमें कि ये मसल कंट्रैक्शन कराते हैं, यानी जीआईटी में जो स्मूथ मसल्स हैं उनका कंट्रैक्शन पेरिस्टालसिस कराते हैं ये। तो अगर कोई ऐसा कोई कंडीशन हो जाए कि जीआईटी की जो मसल है वो रिलैक्स हो गई है, या यूरिनरी ब्लैडर की जो है मसल रिलैक्स हो गई है, यानी यूरिनेशन नहीं हो पा रहा है, इसमें जीआईटी में पेरिस्टालसिस नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं पाइलोकार्पिन, बेथानिकॉल यूज़ कर सकते हैं। और जो डायरेक्टली एक्टिंग हमारे जो सॉरी रिवर्सिबल जो है ड्रग हमारे एंटीकोलिनिस्ट्रेज एंजाइम वाले, जैसे न्यूस्टिग्मिन और डाइस्टिग्मिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं ऐसे कंडीशंस के लिए जहाँ पे ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, या एक तरह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मसल रिलैक्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब ये ड्रग यूज़ करेंगे पाइलोकार्पिन, बेथानिकॉल, फाइसोस्टिग्मिन, न्यूस्टिग्मिन, तो ये क्या करेंगे कि जीआईटी में मसल्स जो स्मूथ मसल्स हैं उनका कंट्रैक्शन बढ़ाएंगे, पेरिस्टालसिस बढ़ाएंगे, और यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रैक्शन कराएंगे, यूरिनेशन कॉज कराएंगे। तो पहले यूरिनरी रिटेंशन हो रहा था, अब यूरिनरी यूरिनेशन होगा, क्योंकि ये ड्रग क्या करते हैं, मसल कंट्रैक्शन कराते हैं, क्योंकि ये M3 रिसेप्टर्स पे जाके ये बाइंड करेंगे और एसिटाइलकोलिन जैसा ही एक्शन शो करते हैं। दूसरे ऑप्थेल्मिक यूज इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि और ओपन मेनली ग्लाउकोमा दो तरह के होते हैं। देखिए एक ओपन एंगल है और एक वाइड एंगल क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा है, और दोनों कंडीशन में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। जो एक्वस ह्यूमर है हमारा जो बन रहा है, एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर में बनता है, सिलियरी एपिथेलियल मसल्स में जो एपिथेलियल लाइनिंग्स होती है सिलियरी बॉडी में, वो एक तरह से एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन करते हैं, और उस एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो कैनाल ऑफ स्लेम के थ्रू एक तरह से उसको छोड़ता नहीं है, वहीं पे बढ़ता जाता है। कैनाल ऑफ स्लेम मेसवर्क जो होते हैं, जाल होते हैं, उसकी तरफ से निकल आते हैं, वो चले जाते हैं, इनका एक तरह से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने के बाद क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। एक्वस ह्यूमर की लिक्विड की जो एक तरह से ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, तो ड्रेनेज ना होने की वजह से वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में हम ड्रग दे सकते हैं पाइलोकार्पिन। जो मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग है वो पाइलोकार्पिन है। 0.5 to 4% इंस्टिल करते हैं ड्रग, आई ड्रॉप के फॉर्म में आता है ये, और फिर ये एक तरह से क्या करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करता है। ये कैसे करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को एक तरह से जो एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज बढ़ा देता है। वैसे ही क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा में है पाइलोकार्पिन दे सकते हैं, फाइसोस्टिग्मिन दे सकते हैं, और इन दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन अगर नहीं फायदा हो रहा है तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। पाइलोकार्पिन फाइसोस्टिग्मिन काम दोनों का एक ही है, एक हमारा डायरेक्टली एक्टिंग जो रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, दूसरा हमारा क्या करता है, स्टाइलकोलिन के हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करता है। तो हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। हमारा एक ड्रग है irreversible ecothiopate, they also can be used, ecothiopate भी यूज कर। ग्लाउकोमा में अदर ड्रग्स भी यूज होते हैं जो कि नॉन पैरासिम्पैथो नॉन कोलोनोमिमेटिक होते हैं। कुछ जैसे कि सिंपैथोमिमेटिक में आएंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करेंगे, अदर मोड ऑफ एक्शन होगा, तो अदर ड्रग भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिंपैथोमिमेटिक वाले यूज़ कर रहे हैं, तो पाइलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, न्यूस्टिग्मिन ये ड्रग यूज़ करते हैं ग्लाउकोमा में, हम दे सकते हैं, क्योंकि ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करता है। एट्रोपिन इंड्यूस माइट्रियासिस। एट्रोपिन क्या करता है कि माइट्रियासिस यानी प्यूपिल डायमीटर बढ़ा देता है। तो हमें क्या चाहिए कि भैया जो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन कराए, तो सर्कुलर मसल्स में कौन से हम लोगों ने पढ़ा है कि M3 रिसेप्टर्स होते हैं सर्कुलर मसल्स में, और सीलियरी मसल्स में स्टाइलकोलिन का जब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख रहे थे, तो इसका मतलब पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन हम यूज करते हैं किसमें, एट्रोपिन इंड्यूस माइट्रोसिस में। दोनों ड्रग क्या करते हैं, मियोसिस काज कराते हैं, यानी कि सर्कुलर मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। जो कि माइट्रियासिस में एट्रोपिन क्या करते हैं कि ये जो एक तरह से प्यूपिल डायमीटर बढ़ाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन दे सकते हैं। एट्रोपिन पॉइजनिंग, अगर एट्रोपिन डोज ज़्यादा हो गया है, एट्रोपिन डोज ज़्यादा हो जाएगा तो एक तरह से हार्ट रेट भी बढ़ जाता है,
और बहुत सारे ऐसे पॉइजनिंग में हमें क्या चाहिए, फाइसोस्टिग्मिन प्रेफर्ड, मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग है फाइसोस्टिग्मिन। क्यों? क्योंकि ये भैया जो एट्रोपिन पॉइजनिंग यानी कि जो एडवर्स रिएक्शन है, इससे जो सिम्टम्स आते हैं उनको ये डिक्रीज करता है। एट्रोपिन पॉइजनिंग से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फाइसोस्टिग्मिन क्या करता है, जो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, M2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और वो इनहिबिटरी एक्शन शो करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ब्रैडीकार्डिया कॉज कराता है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो थेरेप्यूटिक एक्शन है फाइसोस्टिग्मिन या जो कोलिनोमिमेटिक ड्रग का है, वो माइस्थीनिया ग्रेविस है। माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में हम समझेंगे पहले, माइस्थीनिया ग्रेविस है क्या। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, इसका लेवल बढ़ जाता है और ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जाके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब इससे क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे जब ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जाके बाइंड होगा, एंटीबॉडी जब वहाँ पे एक तरह से एंटीबॉडी और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर टाइटर जो बनता है, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं एसिटाइलकोलिन के लिए वो डिक्रीज कर गए हैं। रिसेप्टर की संख्या हमारी बहुत कम हो गई क्योंकि उस पर जाके बाइंड कर चुका है क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इससे क्या होगा कि मसल जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, अगर समझ लीजिए तो यानी कि एसिटाइलकोलिन जब रिसेप्टर उसको नहीं मिलेगा, तो रिसेप्टर नहीं मिलेगा तो एक तरह से क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा और कंट्रैक्शन नहीं आ पाएगा। जो इम्पल्स जनरेट होनी चाहिए, जो पोटेंशियल आना चाहिए, एक्शन पोटेंशियल, वो जनरेट नहीं हो पाएगा। इस ऐसे कंडीशन में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ऐसे होता है कि न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर, एनएम रिसेप्टर होते हैं, उस पर कौन बाइंड करेगा, एसिटाइलकोलिन। एनएम रिसेप्टर अब क्या हो गया है, ये ब्लॉक हो चुके हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी से। इसका मतलब मसल रिलैक्सेशन, फैसिकुलेशन, पैरालिसिस हो जाती है ऐसे कंडीशन में, और मसल वीकनेस, फैसिकुलेशंस, तो मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो एक तरह से मसल वीकनेस शुरू हो जाएगी, मसल फटीगेबिलिटी यानी फटीग कर जाएगा, तो पेन शुरू हो जाता है एक तरह से इसमें। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जैसे पिटोसिस, डिप्लोपिया, ये आप देख लेना कि पिटोसिस क्या है, डिप्लोपिया क्या है, हर एक चीज़ डिस्कस बाद में कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। तो ऐसे मायस्थीनिया ग्रेविस में हमें क्या चाहिए कि ऐसा जो ड्रग चाहिए हमें जो एसिटाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाए और उस एनएम रिसेप्टर पे जाके बाइंड करे। तो न्यूस्टिग्मिन और पिरिडोस्टिग्मिन, एम्बिनोनियम, ये एड्रोफोनियम, ये मेनली जो ड्रग हैं एक तरह से ये डायरेक्टली रिवर्सिबल वाले ये ड्रग प्रिफर्ड होते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में। न्यूस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, ये मोस्टली तो न्यूस्टिग्मिन यूज होते हैं, फाइसोस्टिग्मिन नहीं यूज होते हैं। पिरिडोस्टिग्मिन और एट्रोफोनियम ये ड्रग यूज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से मसल का कंट्रैक्शन ये करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूस्टिग्मिन या पिरिडोस्टिग्मिन एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। जब एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, क्योंकि ये इनहिबिट करता है उसकी हाइड्रोलिसिस को, तो एक तरह से जो रिसेप्टर पे बाइंड कराएंगे ये, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर पे बाइंड होगा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, इससे मसल कंट्रैक्शन कॉज होगा। इनिशियली लो डोज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर इसका लॉन्ग टर्म तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। जब प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा तब ये कुछ रिसेप्टर्स रीजनरेट होना शुरू होंगे, क्योंकि इनकी डोमिनेंसी ज़्यादा होने लगेगी, तो वहाँ से ये रिप्लेस करना शुरू करेंगे और रिसेप्टर्स पे बाइंड करके फिर से मसल जो एक तरह से इनका जो एक्शन है वो रिवर्स होगा, यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और सिर्फ यही ड्रग मायस्थीनिया ग्रेविस में नहीं हम चला सकते हैं, अदर ड्रग भी, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक तरह से इम्यूनोलॉजी का काम है, एक तरह से ये इम्यूनो सप्रेसेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे। इसमें थाइमस ग्लैंड भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड से इम्यूनोग्लोबुलिन जी का एक तरह से प्रोडक्शन शुरू होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कुछ हम देंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट भी देंगे ताकि इम्यून सप्रेस हो, और इन ड्रग्स को इसलिए देते हैं क्योंकि एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ता जाए।
बढ़ता जाएगा तो एक तरह से डोमिनेंसी इनकी बढ़ती जाएगी और फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जी का लेवल कम होगा, रिसेप्टर्स फ्री होंगे और वहाँ पे एक्शन ये शो करेंगे। तो लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा इसका माइस्थेनिया ग्रेविस में। मेनली ड्रग न्यूस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन, क्यूरर पॉइजनिंग, जो डी ट्यूबोक्यूरेरिन एक तरह का मसल रिलैक्सेंट है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है और इस डी-ट्यूबोक्यूरेरिन से मसल पैरालिसिस हो सकती है और ओवरडोज से, और कई बार स्नेक के काटने से न्यूरोटॉक्सिन जो रिलीज होता है वो मसल पैरालिसिस काज कराता है। तो मसल पैरालिसिस, न्यूरोटॉक्सिन, इनको इनहिबिट करने के लिए भी इनका एक तरह से हम न्यूस्टिग्मिन और एट्रोफोनियम और एट्रोपिन के साथ हम इसको हम ट्रीटमेंट चलाते हैं, यानी क्यूरर पॉइजनिंग में हम ये ड्रग दे सकते हैं न्यूस्टिग्मिन। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम एट्रोपिन भी देंगे क्योंकि ये न्यूस्टिग्मिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी बाइंड करेगा तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे भी बाइंड करेगा। तो मस्करेनिक रिसेप्टर को पहले ब्लॉक कराने के लिए हमें एट्रोपिन भी देना पड़ेगा साथ में, ताकि वो मस्करेनिक वाला इफेक्ट ना आए, बस निकोटिनिक इफेक्ट आए, यानी एनएम पे जाके वो बाइंड करे, एनएम पे बाइंड करके मसल रिलैक्स कंट्रैक्शन करवा ले। तो न्यूरोमस्कुलर न्यूस्टिग्मिन क्या करेगा, एनएम रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और मसल का कंट्रैक्शन कराएगा, और एट्रोपिन क्या करेगा, मस्करेनिक इफेक्ट को सप्रेस कर देगा यानी ब्लॉक कर देगा। तो मस्करेनिक इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ एनएम वाला इफेक्ट ही आएगा। इसलिए हम न्यूस्टिग्मिन और एट्रोफोनियम एट्रोफिन के साथ देते हैं क्यूरर पॉइजनिंग में करता है न्यूस्टिग्मिन। दूसरा हम इसका डिस्कस करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इन सारे ड्रग्स का, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल है, तो जो एडीआर आएगा, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आएगा, हमें कुछ नहीं करना है, इनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसी को याद कर लेंगे, उसी का एक्सटेंशन ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। जैसे कि जीआईटी का मसल्स में जो एक तरह से कंट्रैक्शन करवा रहा है पेरिस्टालसिस, अगर इस पेरिस्टालसिस को बढ़ा दिया इन्होंने, मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ा दिया, एक्सटेंड हो गया, यानी कि अगर ओवरडोज हो गया तो मसल का कंट्रैक्शन, जीआई मसल्स का क्रैम्प शुरू हो जाएगा, उसी को हमने कह दिया एब्डोमिनल क्रैम्प। जो पावरफुल ओवर कंट्रैक्शन हुआ, ओवर कंट्रैक्शन को ही हमने कह दिया एब्डोमिनल क्रैम्प। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारा निकल के चला गया क्या, एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया। अगर हम इसी के तो मस्करेनिक इफेक्ट एक और है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि हम अस्थमा में इस ड्रग को नहीं दे सकते हैं। तो कंट्राडिक्शन भी निकल के चलाया और एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी आ गया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो कंट्राडिक्शन क्या चलाया, अस्थमा में हम ये ड्रग नहीं दे सकते हैं भाई। सलाइवेशन, ओवर सलाइवेशन शुरू हो जाएगा, तो सलाइवेशन भी एक तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। लैक्राइमेशन, आंसू निकलते आएंगे, टीयर्स सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन होने लगेगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे भाई कि ये ओवर एक तरह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया। हार्ट रेट पे M2 रिसेप्टर पे एक जो बाइंड करता है तो डिक्रीज होता है, तो ब्रैडिकार्डिया एक तरह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया। अब ये तो सारे मस्कराइनिक इफेक्ट थे। निकोटिनिक अगर रिसेप्टर पे बाइंड कर दिया तो निकोटिनिक एनएम रिसेप्टर पे सपोज कर लिया, बाइंड कर लिया, एनएम रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, स्टाइलकोलिन ओवर हो गया, तो बार बार जब कंट्रैक्शन होगा, ओवर कंट्रैक्शन होगा, तो एक आएगा कि मसल फटीक हो जाता है, मसल फैसिकुलेशन कहते हैं उसको, मसल पैरालिसिस कॉज कर सकता है बार बार ओवर कंट्रैक्शन कराने से, बार बार फ्रिक्वेंटली कंट्रैक्शन कराने से, क्योंकि स्टाइलकोलिन का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ड्रग अगर हम बार बार दे रहे हैं, ओवरडोज हो जा रहा है या प्रोलॉन्ग टाइम तक दे रहे हैं, तो उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हो सकता है, निकोटिनिक एक्शन का एक तरह से मसल पैरालिसिस, मसल वीकनेस, मसल फैसिकुलेशन, मसल फटीक। और सीएनएस पे अगर ये इफेक्ट आ गया तो सीएनएस पे हमेशा क्या करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक्साइटेटरी एक्शन आते हैं, तो ट्रीमर, अटैक्सिया, एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन। तो ये जो है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन अपने आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन से ही निकल आएगा। सारे मस्कराइनिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन, निकोटिनिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन और सीएनएस से एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कंट्राडिक्शन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी अस्थमा में हम ये ड्रग नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे इसको जो है डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया ऐसे ड्रग का, और कंट्राडिक्शन भी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टाइम में हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स डिस्कस करेंगे, यानी इन ड्रग का एंटागोनिस्ट
डिस्कस करेंगे, यानी जो मस्करेनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर है, उनका हम ब्लॉकर डिस्कस करेंगे। तो एंटी मस्करेनिक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में और